उन्होंने ये कह दिया कि कांग्रेस ने जो है महारानिया को डेमोक्रेसी में हाथ जोड़ना शुरू, ठीक है। कि साहब ये तो तन सिंह जी की विचारधारा और रामदान जी की विचारधारा का चुनाव है। तो उस स्वाभिमान वाली रैली के बाद में मानवेंद्र सिंह जी के एक अच्छा टेम्पो बन रहा था। पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी कि आप झालावाड़ से लड़िए, फिर बाड़मेर से भी अच्छा चुनाव लड़े वो। अशोक गहलोत हरीश चौधरी का एक कंपटीशन चलता है पैरेलल कांग्रेस में, जैसा कहा जाता है मारवाड़ में। क्यों दोनों एक हो गए मानवेंद्र सिंह को कांग्रेस से बाहर करने के लिए? क्या 14 और 24 में क्या अंतर देखते हैं आप? त्रिकोणीय जैसा ही मुकाबला है। हरीश जी को पता नहीं है, पुराने पॉलिटिकल लोगों से पूछ लें। हरीश जी का मुद्दा आया 2023 का चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने ये कहा भाई कद्दावर नेता चुनाव लड़ेंगे, जिसमें हरीश चौधरी का नाम था, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, डोटासरा, कोई नहीं लड़ रहा है, ठीक है। तो अब हरीश चौधरी को जो पिछले 2 चुनाव में जो सबसे बड़ी टक्कर मिली है विधानसभा चुनाव में, क्योंकि 18 और 23 दोनों बार विधायक बने, वो उम्मेदाराम से ही बेनीवाल से ही मिली है। तो क्या ये उम्मेदाराम की भ्रूण हत्या की कोशिश तो नहीं है कि उनको? मैं तो क्या कहूँ इस पे, उम्मेदाराम जी अच्छे आदमी हैं। नहीं है कि हरीश चौधरी इस चुनाव को यूनिवर्सिटी का चुनाव बनाना चाह रहे, देश को बहुत बड़ा। एकदम सही है, आप उनके भीतर से यूनिवर्सिटी निकल रही है। वो कई कल हौसलों के नाम ले रहे थे, वही अब मामला क्या कास्ट वाला हो जाएगा बाड़मेर में, या बाड़मेर जो ये अपनी 36 कौम वाली संपत्ति है उसको बचाए रखेगा? मिट्टी क्या कहती है बाड़मेर की? नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप थिंक 360 देख रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ रहे हैं बाड़मेर से। मामला त्रिकोणीय हो गया है, लेकिन बाड़मेर में त्रिकोणीय मामला पहले भी 2014 में रहा है या उससे पहले भी रहा होगा, परंतु बाड़मेर में अब राजनीति एक अलग तरीके की करवट ले रही है। कुछ दिनों पहले हेमाराम चौधरी द्वारा दिया गया बयान थोड़ा सा वहां की राजनीतिक फिजाओं में विलोड़न पैदा करता है, और उसके बाद हरीश चौधरी का एक बड़ा बम बातचीत में, उनके स्पीच में, खास करके उम्मेदाराम बेनीवाल की रैली में, जिस तरीके से जातीय रंग बाड़मेर की पॉलिटिक्स में पहली बार घुला है। इससे पहले नजर नहीं आया। अलग अलग जाति वर्ग जिनमें महापुरुषों को लेकर बात हुई, उसके बाद आज रविंद्र सिंह भाटी ने रिप्लाई किया। तो बाड़मेर में पढ़े लिखे राजनेताओं में, जिनमें बुद्धिजीवी राजनेता जिनको कहते हैं, उनमें से एक राजेंद्र सिंह भियाड़ आज हमारे साथ हैं। राजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत। कैसे देखते हैं बाड़मेर की जो पॉलिटिक्स बदली है, खास करके स्पीच जो चाहे वो हेमाराम चौधरी का रहा, बाद में उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन अब हरीश चौधरी का स्पीच, और फिर रविंद्र भाटी वाले पे आज अपन बात करेंगे। हेमाराम जी की जो बात थी, उसको बात को तो मैं बहुत लाइट मैनर में लेता हूँ। वो बहुत रेस्पेक्टेड नेता है जी, और हमारे जिले में अक्रॉस द कास्ट क्रीड पार्टी लाइन जिस व्यक्ति का बड़ा रेस्पेक्ट है उसमें हेमाराम जी है, और उनका पॉलिटिकल लाइफ भी ऐसा रहा, उनका आचरण, वक्तव्य। और मेरे ख्याल से कोई लाइटर नोट में हम एक दूसरे पे तंज कसते हैं कि फला ये है, ठीक है, उसको लेकर के। और फिर जिस तरह से सोशल मीडिया पे भी कुछ अति उत्साही नौजवानों ने जो ट्रोलिंग वोलिंग की, उससे मैं डिसएग्री करता हूँ बहुत पूरी तरह। रविंद्र सिंह भाटी ने भी कहा कि सम्मानित है वो। हाँ, ठीक बात है, वो कहना ही चाहिए। रविंद्र सिंह भाटी जो है उनके दादा की उम्र के हैं, तो नहीं कहने का कोई सवाल नहीं। और रही बात की जिस पे कई लोग कह रहे थे कि साहब उन्होंने ये कह दिया कि कांग्रेस ने जो है महारानिया को डेमोक्रेसी में हाथ जोड़ना शुरू, ठीक है, लोकतंत्र है, और उसमें कौन राजा है कौन रानी है, सबको। भारत का प्रधानमंत्री सबसे पावरफुल पोस्ट है, उसको भी हाथ जोड़ने हैं। भजन लाल जी चीफ मिनिस्टर को भी हाथ जोड़ने, जो भी सबको हाथ ही जोड़ने, जनता जनार्दन है, वो कोई बुरी बात नहीं है, और ठीक है, पर किस सेंस में जो भी एक वजह, मैं उस बात पे नहीं जाता। हरीश जी का कल का जो वक्तव्य था, उसको सुन के मुझे दुख हुआ। मुझे रियल सेंस में बहुत दुख हुआ। उस दुख के 2-3 कारण हैं। एक तो वो जो चुनाव का मुद्दा ही नहीं है, उस पर ले गए कि साहब ये तो तन सिंह जी की विचारधारा और रामदान जी की विचारधारा का चुनाव है जी। तो ये पहले व्यक्ति होंगे बाड़मेर के पॉलिटिकल क्लास में जिन्होंने इस तरह से महापुरुषों के ऊपर ब्लॉकेज में डालने की कोशिश की। राजेंद्र जी, थोड़ा सा तन सिंह जी और रामदान जी डूकिया को एलोबरेट कीजिए, क्योंकि लोग समझ नहीं पाए, बाहर के जो दर्शक वर्ग हैं। देखो, रामदान जी जो है वो आज़ादी के समय
जो किसानों में चेतना जागृति और शिक्षा के लिए हमारे उस मालाने के इलाके में उन्होंने बहुत शानदार काम किया। जी और सबसे बड़ा जो काम किया उन्होंने शिक्षा की अलग जगाने जी, का किया। उनके पास संसाधन नहीं थे उस जमाने में, उन्होंने गांव गरीब वार्ड में घूम घूम करके किसान बोर्डिंग हाउस बनाया। और किसान बोर्डिंग हाउस जब तक नहीं बना तो उन्होंने अपने परिवार में, उन दिनों में देखो आप, अकाल की ये पोजीशन थी और रोटी का बड़ा संकट था, तो अपने घर में रख करके और उनके घर से जो है उन्होंने रोटियां खिला खिला के बच्चों को तैयार किया, पढ़ाया। तो वो एक ग्रेट महान लोगों में से थे जो वास्तव में किसान कौम के गरीब पिछड़े वर्ग के हितचिंतक थे। जी। और उन्हीं रामदान जी के जो सन थे गंगाराम जी चौधरी, जो हमारे स्टेट के स्टालवर्ट, जो 8 बार विधायक रहे अलग अलग विधानसभाओं से, और तो वो था। और धन सिंह जी उस इलाके के लीडर भी थे और लीडर से ज्यादा वो बड़े सोशल रिफॉर्मर थे जी। ठीक है, अब वो जो लाइन मानिए हरीश जी चौधरी जो लाइन खींचना चाहते हैं उसका कोई रेलिवेंस नहीं है। न तो कोई तन सिंह जी के विचार का चुनाव लड़ रहा है, न कोई रामदान जी के विचार का चुनाव लड़ रहा है। और हरीश जी चौधरी तो इन दोनों के विचारों को न तो जानते हैं, न दोनों के विचारों को रिप्रेजेंट करते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, रामदान जी चौधरी का विचार तो जो था, हरीश जी तो भाई चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, उनको पता है कि गरीब का दर्द क्या है, किसान का दर्द क्या है। जी। अच्छा, जो गंगाराम जी चौधरी थे उनकी पॉलिटिक्स पूरी देख लीजिए आप जी। उनकी जो पॉलिटिक्स थी, वो जिनको गालियां दे रहे हैं कास्ट लाइन पे, वो तो सदैव उनके साथ मिलजुल के चुनाव लड़े। बाड़मेर के रावल साहब और उनके बीच में पॉलिटिकल एसोसिएशन था, वो शिव से बने, ये गंगाराम जी बाड़मेर से बने। गंगाराम जी को 4 बार बाड़मेर में जिनको वो जातियां जिन जातियों को गालियां दे रहे हैं उन्हीं लोगों ने विधायक बनाया जी। और भैरव सिंह जी की सरकार में वो 8 साल रेवेन्यू मिनिस्टर रहे। ठीक है, आज उनकी गंगाराम जी की पोती वहां से एमएलए, उसको डॉक्टर प्रियंका, उसको किन लोगों ने वोट दिया? तो वो वोट की बुनियाद पे जो करना चाहते हैं। और हरीश जी को पता नहीं है, पुराने पॉलिटिकल लोगों से पूछ लें कि धन सिंह जी 77 में एमएलए किस ब्लॉक से थे जनता पार्टी के। वो चौधरी चरण सिंह के लोकदल के प्रतिनिधि और मेंबर थे जी। वो चौधरी चरण सिंह के साथ में थे जी। किसान पॉलिटिक्स के साथ में थे। तो जब आपको पता नहीं है क्या विचारधारा थी तन सिंह जी की विचारधारा तो ये थी कि खुद मर करके भी दूसरे के जीने के अधिकार की रक्षा करो। ठीक है, वो तो संपूर्ण मानवता की बात कर रहे थे, वो ये बात कर रहे थे कि हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर है। ठीक है, तो इस तरह के महापुरुषों को जो है चुनाव, देखो चुनाव आते जाते रहेंगे, कौन किसको वोट देना चाहता है। जब आपके पास में जब मुद्दा नहीं होता, कोई डेवलपमेंट का विजन नहीं होता, कोई बात नहीं होती, तब क्या है, आप जाति के आड़ में छुपना चाहते हो। कोई हरीजी का कारण नहीं, कोई भी हो, जिस राजनेता के पास में जब अपने किए हुए पॉलिटिकल काम का कोई लेखा जोखा नहीं होता है तो वो जाति की आड़ में छिपता है। वो चाहे किसी जाति पार्टी को, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं केवल कायर क्रूर मचाते जाति जाति का शोर। बिल्कुल निश्चित तौर पर ठीक है, देखो आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है, आपके मन में इतना जहर कैसे हो सकता है किसी के प्रति जी। ठीक है, आप केवल पूरा भाषण मैंने देखा, उनका जो टोन था, मतलब एक सिर्फ जो है उस पे उन्होंने वो तो वैसे उनके स्पीच में ऐसा लगता है कि वो रामदान जी डोकिया का कद भी छोटा करने की कोशिश है। मतलब उनके करने से क्या होता है, वो रामदान जी डोकिया के विचार को रिप्रेजेंट नहीं करते। बाड़मेर के अंदर जो है रामदान जी के प्रति हर एक कौम में, हर वर्ग में आदर मान सम्मान है। और ऐसे ही तन सिंह जी तो राष्ट्रव्यापी करेक्टर है, तो इस बात का उनको गर्व होना चाहिए कि उनके इलाके से इस तरह के लोग हुए जिसको हम सब इस्तेकबाल करते हैं। इस तरह से मतलब अपने ऐसा नहीं है कि हरीश चौधरी इस चुनाव को यूनिवर्सिटी का चुनाव बनाना चाह रहे, देश को बहुत बड़ा। एकदम सही है, आप उनके भीतर से यूनिवर्सिटी निकल रही है। वो कल हॉस्टलों के नाम ले रहे थे, मैं आपको बात बताऊं, ठीक है, कि चुनाव क्या था, हम सब कॉलेज हॉस्टलों से निकले, तो जब हॉस्टल में पढ़ते थे, अच्छा ये पॉलिटिकल पार्टियां के जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी बड़ा वो करते हैं। मैं तो छात्र संघ चुनाव के खिलाफ इसलिए हूँ कि ये कास्ट का जहर जो है उन कोमल दिमागों में भर देते हैं छात्र संघ के नाम पर। तो उस जमाने में जब हमारी भी कोमल दिमाग था तो ये जाट राजपूत इस तरह की लाइन पे बंट जाते थे। ठीक है, लेकिन अब जब मैं इस अवस्था में आया हूँ, पढ़ लिख करके ये बात आई है, तो लगता था कि वो कितनी बेवकूफियां थी, कोई मतलब ही नहीं था उनका। अच्छा, कोई एक जीत जाता, फिर क्या छात्र संघ अध्यक्ष के पास, मेरे को बताओ क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती है जिससे वो रिफॉर्म कर देता है, वहाँ यूनिवर्सिटी में भी कर देता है। क्या छात्र, ठीक है, कहने की बातें हैं, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी के दिनों में ये भी एक इवेंट हो जाता है, ठीक है, आप उसी लाइन पे जो है पॉलिटिक्स करना चाहते हो। ठीक है, अच्छा मुसीबत क्या है,
हम पॉलिटिकल लोगों की बात को, जो आम कॉमन आदमी जो सुनता है ना, वो राजनेता की बात को बड़ी गंभीरता से वो उसको हकीकत मान लेता है, जबकि राजनेता उसकी आड़ में कुछ और अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। तो माननीय हरीश जी, मैं कभी उनकी मैंने आलोचना नहीं की अब तक, ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि न तो वो रामदास जी के विचार के हैं, न वो चंद सिंह जी के विचार के हैं। उनकी विचारधारा जो है वो पूंजीवादी विचारधारा है, जिसमें उन्होंने अपना जरूर किया है। जी, तो पंजाब के प्रभारी रहे। और ठीक बात, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना जी, चाहता, बिल्कुल। लेकिन अब जो बाड़मेर का चुनाव है राजन सिंह जी, वो किस दिशा में जाएगा? 2014 का चुनाव जो था, त्रिकोणीय संघर्ष, जिसमें स्वर्गीय जसवंत सिंह जी जसोल, बड़े कद्दावर नेता, देश के 3 सबसे महत्वपूर्ण महकमे उन्होंने संभाले, विदेश, वित्त और रक्षा में भी मंत्री रहे थे। वो 2014 का चुनाव लड़े थे और त्रिकोणीय चुनाव, आप उस चुनाव को जसवंत सिंह जी के साथ रहते हुए मैनेज कर रहे थे। अब आप इस चुनाव को देख रहे हैं, किस दिशा में जाएगा ये मामला? क्योंकि उस समय भी 2 जाट प्रत्याशी थे आमने सामने, पार्टी का इश्यू उस समय भी नहीं था दल बदल वाला, क्योंकि सोनाराम जी कांग्रेस से ही आए थे बीजेपी में, और बीजेपी कांग्रेस से हरीश चौधरी जी उस वक्त खुद चुनाव लड़ रहे थे। अब मामला क्या कास्ट वाला हो जाएगा बाड़मेर में, या बाड़मेर जो ये अपनी 36 कौम वाली संपत्ति है उसको बचाए रखेगा? मिट्टी क्या कहती है बाड़मेर की? बचाए रखनी चाहिए, क्योंकि 14 और 24 में मैं बहुत फर्क देखता हूँ। तब के बाद गंगा में बहुत पानी बह गया। 14 का चुनाव दरअसल कई तरह की चीजें थी। भारतीय जनता पार्टी के वो फाउंडर मेंबर थे, इतना उनका बड़ा कद था, वो आखिरी चुनाव अपने ओम सीट से लड़ना चाह रहे थे, ये उनका 10वां चुनाव था, और उसमें उनको डिनाई करके जो पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स थी उसमें कुछ लोगों ने अपने ईगो के लिए और कांग्रेस से इंपोर्ट करके सोनाराम जी को दिया, तो कार्यकर्ता भी भ्रष्ट हुआ और उनको भी बड़ी तकलीफ हुई। तो कार्यकर्ता ने उनको प्रेशराइज किया, जो भी हुआ तो वो चुनाव लड़े। और उनका ऐसा कद था, उन्होंने कहा भी उस चुनाव के चलते हुए कि जीवन भर मैंने कभी भी कास्ट की लाइन पर पॉलिटिक्स नहीं की, और कितनी विडंबना है कि मेरे जीवन का ये आखिरी जो चुनाव है ये कास्ट के एंगल पे हो गया, ठीक है। तो खैर उस बात का उनको बड़ा अफसोस था, लेकिन मुझे, हालांकि इतना चुनाव होते हुए भी छोटे छिटपुट बात को छोड़ के किसी ने भी भाषणों में इस तरह से, उनकी जसवंत सिंह जी की तो आदत नहीं थी, कर्नल सोनाराम भी, उन्होंने भी कोई जाट राजपूत जैसा भाषण दिया हो ऐसा मुझे लगा नहीं। और मैंने एक बार ऐसी मजाक में किया, ये पॉलिटिशियन जो काम करते हैं ना, कॉमन आदमी उसको बड़ा उसको ले लेता है। मैंने एक दिन मेरे को कहा कि मैं तो राजपूत हॉस्टल में ही पढ़ा जैसलमेर में, मेरे ये फला फला राजपूत क्लास फेलो रहे। फिर हमारे गांव के, हमारे परिवार के बोम सिंह जी थे, उनके साथ उनकी इंजीनियरिंग रही, तो उन्होंने कहा कि मैंने उनके साथ इंजीनियरिंग की, ऐसा किया। फिर मैं तो ऐसे, तो मैंने कहा कर्नल साहब ये बाहर जो है आप इस तरह से कई बार, अरे यार कि तुम पता नहीं है, थोड़ी बहुत गालियां देनी पड़ती है, हमारे वाले मानते नहीं, मोबिलाइज नहीं होते वोट। ऐसे सारे नेता करते हैं, ठीक है। तो ये सभी जातियों के नेता करते हैं। तो ये नेताओं के इस जो गैर जिम्मेदाराना कंडक्ट को हमारा विशेष करके नौजवान, ठीक है, उसको सोचना चाहिए कि नेता जो है ये सिर्फ अपनी वोट की फसल काटने के लिए इसको ध्रुवीकृत करते हैं। हमको ध्रुवीकृत होना नहीं है, हमको ये देखना है कि रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए उसमें क्या काबिलियत है, हमारा बढ़िया रिप्रेजेंटेशन करेगा इलाके के डेवलपमेंट के लिए, और किस तरह की हम गवर्नमेंट जो है दिल्ली में बिठाना चाहते हैं, इन सारे एंगल्स पे करेगा तो। और ये फोर्सेज रहेगी जो कास्ट के आधार पे फसल काटना चाहेगी, उन फोर्सेज को भी रहना चाहिए, चाहे वो थोड़ी हो, जो कास्ट के आधार पे इस तरह के ध्रुवीकरण को खत्म करे। राजेंद्र सिंह ने बहुत जबरदस्त बात कही है। इस बात से मेरे मन में एक विचार आया है कि चुनाव आयोग जैसे ही आचार संहिता की घोषणा करता है और एक पत्र जारी करता है चुनाव का क्या रहेगा, आदर्श आचार, उसमें उनको एक लाइन लिखनी चाहिए विशेष, आज के बाद प्रत्येक नेता की बात को जब तक चुनाव की आचार संहिता तब तक 100% सच सुनते ही नहीं मान ले, विचार करें क्या ऐसा होना चाहिए। लगता है कि भाई जो भी कहा जा रहा है चुनाव के दौरान उसका उद्देश्य वोट लेना है, बिल्कुल है। सच या सच के करीब जो चीजें, सच तो 100% ही होता है। तो परसेप्शन मेकिंग करते हैं नेता, एक बनाते हैं, एक और ऐसे वो बनाते हैं, और उसमें कई बार जो है सच का बहुत थोड़ा अंश होता है, अर्थ सत्य पकड़ करके पेश करते हैं कि ऐसा है वैसा है, ठीक है, एक दूसरे। तो मेरे ख्याल से चाहे कोई भी हो, चाहे हरीश जी हो, चाहे और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं या इंडिपेंडेंट जो भी लड़ रहे हैं,
सबको ही हमारी जो रवायत रही है अपना चुनाव लड़े, बढ़िया चुनाव लड़े, हरीश वोट जी मांगे। चुनाव नहीं लड़ रहे हैं सर। हरीश जी का मुद्दा आया 2023 का चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने ये कहा भाई कद्दावर नेता चुनाव लड़ेंगे, जिसमें हरीश चौधरी का नाम था, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, डोटासरा, कोई नहीं लड़ रहा है। ठीक है, तो अब हरीश चौधरी को जो पिछले 2 चुनाव में जो सबसे बड़ी टक्कर मिली है विधानसभा चुनाव में, क्योंकि 18 और 23 दोनों बार विधायक बने, वो उम्मेदाराम से ही बेनीवाल से ही मिली है। तो क्या ये उम्मेदाराम की भ्रूण हत्या की कोशिश तो नहीं है कि उनको? मैं मतलब क्या कहूँ इस पे, उम्मेदाराम जी अच्छे आदमी हैं। मतलब मैं हालांकि अब मेरा कोई ज्यादा परिचय नहीं उनके साथ, लेकिन जैसा क्योंकि ओपिनियन आ जाती है ना, जी जी, तो सज्जन आदमी है। माहौल तो उनका भी जम रहा है सर। अच्छा, वो ठीक बात है, मैं माहौल किसका जम रहा नहीं जम रहा वो तो जनता तय करेगी। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ कि कल एक्स MP कर्नल सोनाराम जी ने एक वक्तव्य दिया है, जी वो पूरा सार है इस चुनाव का, जी, कि फाइनली जो है आपने अपना कांटा निकालने के लिए इनको इस बलि का बकरा इस चुनाव में बना दिया। उम्मेदाराम को, ओहो, ठीक है, तो वो उन्होंने बोल दिया। जी अच्छा, उनका कांटे ऐसे निकलते नहीं है, एक कांटा और 4। तो कहने का मतलब कि भाई यदि चुनाव में उनको इतनी ज्यादा संभावना नजर आती तो खुद भी लड़ लेते। ठीक है, दूसरी बात है कि वो जिस तरह का नेता अपने आप को पोर्ट्रेट करते हैं, ठीक है, दोनों चुनावों में, इस चुनाव में तो वो गिरते गिरते बचे हैं। जी, तो उम्मीदवार जी उनके लिए सीरियस मतलब वहाँ Threat थ्रेट है, थे, बिल्कुल थ्रेट थे। जी। तो इसलिए उन्होंने फाइनली आपने उसमें डाल दिया। अब जीतेंगे तो बल्ले बल्ले है, और हार जाएंगे तो भी बल्ले बल्ले। जी बिल्कुल। सर ये बिल्कुल लगता भी है करीब कि निकालने के लिए कुछ चीजें नेता ऐसे कर लेते हैं, करते हैं सारे लोग। आपका मानवेंद्र सिंह जी से भी अच्छा राब्ता रहा है अभी भी, मानवेंद्र सिंह जी जसोल से। वो कांग्रेस में आए, उस रैली का हिस्सा आप भी थे। मैं नहीं था उस रैली का। तो माफी चाहता हूँ, कई लोग उसमें जुड़े रहे, आप चूंकि भाजपा के ही कोर रहे हैं। तो उस स्वाभिमान वाली रैली के बाद में मानवेंद्र सिंह जी के एक अच्छा टेम्पो बन रहा था, पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी कि आप झालावाड़ से लड़िए, फिर बाड़मेर से भी अच्छा चुनाव लड़े वो। अशोक गहलोत हरीश चौधरी का एक कंपटीशन चलता है पैरेलल कांग्रेस में, जैसा कहा जाता है मारवाड़ में। क्यों दोनों एक हो गए मानवेंद्र सिंह को कांग्रेस से बाहर करने के लिए? ये पता नहीं, ये तो उनसे पूछना चाहिए, दोनों से। लेकिन मानवेंद्र सिंह जी हमारे भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक रहे। उनके आज मैं एक मुस्लिम नेता का भाषण सुन रहा था रविंद्र सिंह भाटी की सभा में। उन्होंने कहा 5 साल सांसद रहे मानवेंद्र सिंह, एक चुनाव हारे वो पहले, बाद में भी हारे। उन्होंने कभी जाति की पॉलिटिक्स नहीं की, या बाड़मेर में और कोई भी सांसद रहा, पहले कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं हुई यहाँ। आप देखो कि जैसे ब्रिजचंद जी हमारे यहाँ कांग्रेस के 2 बार MP रहे जी, मुझे नहीं लगता कि कोई उनकी जो छवि थी। ठीक है, रामनिवासी मिर्जा एक बार हमारे रहे, बहुत हाईली स्कॉलर व्यक्ति। इवन कल्याण सिंह कालवी तो कल्याण जाति सिंह जी के लिए खुला अब अच्छे भाई, एक बात इनको पता नहीं है जी, कि ये हरीश जी को जानकारी करनी चाहिए कि इस जिले में ही नहीं, पूरी स्टेट में सन 90 का चुनाव जी, गंगाराम चौधरी, कल्याण सिंह कालवी, नाथुराम मिर्धा, ठीक है, जिस रामदान जी की विरासत की वो बात कर रहे हैं, उन किसान और उन जातियों ने मिलकर के, गांव की जातियों ने 89 का चुनाव मिलकर लड़ा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया, 25 की 25 सीटें जीती। ठीक है, तो इसलिए 24 सीटें जीते थे वो लोग, 25 हाँ, में थे। हाँ, एक कम्युनिस्ट जीते थे बीकानेर हाँ, में। वो गठबंधन था ना जी, कम्युनिस्ट, मतलब 25 कांग्रेस 25 भी आ गई। तो कहने का मतलब है कि इस हमारा जो इलाका है, इसमें कई बार जो है वो जिस हिसाब से कास्ट लाइन खींचना चाहते हैं वैसी कास्ट लाइन कभी रही नहीं। चुनाव आमने सामने जातियां लड़ती है, ये तो पॉलिटिकल पार्टियां टिकट दे देती, लड़ लेते हैं आमने सामने। तो ये इस तरह के जो मतलब जिस स्तर पर हम चुनाव को ले जाना चाहते हैं ऐसा है नहीं। बाड़मेर में ये एक पंगा था, मैं आउट ऑफ जाना चाहूंगा इससे। खारवाल समाज कोई है पचपदरा में, उनका एक खुला विरोध रहा कि नमक उत्पादन करता था वो समाज, और अब स्थानीय रोजगार में एक माहौल बन गया वहां रिफाइनरी पे खास करके। मैं इसमें हालांकि मैं उस तरह का फ्रेंडली नहीं हुआ, क्या था कुछ चल रहा था कई दिनों से, मतलब कि वहां लोकल्स को नहीं मिल रहा है काम। और तकलीफ ये थी, बहुत ज्यादा व्यक्तिगत हो जाएगा, कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि पर्टिकुलर लीडर्स उन्होंने रिफाइनरी और ये सारे जो ठेकेदारी के धंधे होते हैं, ठीक है, तो उनकी पॉलिटिक्स का एम तो यही है कि इसके माध्यम से बिजनेस बढ़ाया जाए। ठीक है, तो वो फिर सब चीजों पे एक तरह से काबू कर लेना, तो उस नेचर के कारण से बहुत लोगों को तकलीफ हुई होगी। ठीक है, मैं तो कोई ठेकेदार हो नहीं तो मुझे तो ज्यादा पता नहीं, लेकिन बहुत लोग मुझे ठेकेदार भी मिलते रहते थे, उन दिनों कहते थे, उन्होंने कई नाम रख रखे थे,
इनके परिजनों के, और ये टैक्स जो जी, था, जी, बिल्कुल। जो भी जैसा भी था, लेकिन उसमें अब मैं उस व्यक्तिगत नहीं जाना चाहता, वो जाने, उनका काम जाने। मूल बात है कि भाई इस चुनाव में जात का जहर मत खोलो, आप अपनी पार्टी का वोट मांगो, पार्टी की रीति नीति का वोट मांगो, ठीक है, और दूसरे लोग जो भी लड़ रहे हैं वो अपनी पार्टी को, और महापुरुषों को इसमें मत डालो। जी बिल्कुल। ठीक है, तनसेन जी का क्या लेना देना, रामदास जी का क्या लेना देना, आप दोनों के विचार को नहीं जानते हो, आप ऐसे हवा में फले ठोक रहे हो। ठीक है, आप उनका विचार रखो, हम उनका विचार रखते हैं, आप मेरा आपका उनके विचार से, रामदास जी के विचार से आपका लाखों किलोमीटर कोई जो लेना देना ही नहीं है। ठीक है, मतलब तनसेन जी- पॉलिटिकल मिक्स वेज बन रहा है। हाँ, हनुमान तनसेन बेनीवाल के जी- विचार से आप उमेद राम जी को ले आए, इधर रामदेव जी आगे, ठीक है, वो जो भी करो आप जी, अपनी राजनीति के लिए, हर आदमी करता है, मैं कोई उससे ऐतराज नहीं है, अब किससे गठबंधन करते हो, कैसे वोट मानते हो, वो ठीक बात है, लेकिन महापुरुषों को, और ये जो है उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र के लोग होते हैं, सब कुछ हम सब साथ उठते बैठते हैं यार। ठीक है, एक आदमी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए हम सब बंट जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, किसी को वोट दो, किसी को भी वोट दो, आपको जो अच्छा लगे उसको दे दो। ठीक है ना, मुझे आप अच्छे लग रहे हो, मैं तो आपको तो भगवान मान रहा हूँ, तो दूसरे किसी को नहीं आप भगवान नजर आते हो, नहीं आ रहे हो, ठीक है, उसमें क्या फर्क है। भगवान तो राज्यवर्धन जी को काशी वाला डायलॉग उन्होंने दिया कैलाश जी को, उसके बाद कैलाश चौधरी गायब है पिक्चर से बाड़मेर की। कोई गायब नहीं है चुनाव। मतलब रविंद्र सिंह भाटी का आज वाले इस मजमे को आप क्या समझते हो? रविंद्र सिंह भाटी के भाषण को कैसे देखते हैं आप एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट में? आप बीजेपी से हटके बात करें। नहीं, रवि सिंह भाटी के ऊपर चार्ज उन्होंने लगाए और उसने अपने हिसाब से कोई जवाब देने की बात करी, तो वो तो उन दोनों का आपसी झगड़ा है, भारतीय जनता पार्टी को मैं इसमें कहीं देखता नहीं। और हर व्यक्ति को इस स्वाधीन भारत में अपनी बात रखने का, मत रखने का, चुनाव लड़ने का हक है, लेकिन मेरी सभी पक्षों को यही सलाह है, नेक सलाह है, हालांकि मैं कोई नहीं हूँ उनको सलाह देने वाले का, सब बड़े लोग हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बाड़मेर के कॉमन नागरिक के नाते कि आप जो पार्लियामेंट्री चुनाव जीतने के बाद में क्यों लड़ रहे हो और जीतने के बाद क्या करने वाले हो, इस पे अपनी फोकस हमको रखनी चाहिए। एक दूसरे को पछिटा कैसे, ये वो, इन सब बातों से और जातीय विद्वेष खोलने से हमको बचना चाहिए। इसी पे चुनाव होता है, ठीक है, वो कोई जीते उससे कोई खास जो जिसको जनता सेलेक्ट कर लेगी, पसंद कर लेगी, उसको इलेक्ट कर लेगी। तो और रही बात कैलाश जी का, आप कह रहे हैं तो वो चुनाव लड़ रहे हैं बड़ी ताकत के साथ, उनका नॉमिनेशन हो गया, और अब जैसे जैसे चुनाव की रंगत जमेगी तो आपकी बिरादरी को भी पता लग जाएगा कि किसका चुनाव कैसा है। यानी रंगत तो जमनी शुरू हो चुकी है सर, जैसे निश्चित तीनों ही बड़ी भीड़ के साथ तीनों का ही नामांकन हुआ। रविंद्र सिंह वाली आज थोड़ी सी अलग तरीके की भीड़ नजर आई वहां पे। सारी भीड़ अलग ही होती है, उसमें तो हमें सबके समर्थक अलग अलग होते हैं। जी जी, ठीक है, बीजेपी के समर्थक अलग है, उमेदवार राम जी के समर्थक अलग है, और जो निर्दलीय लड़ रहे हैं उनके समर्थक अलग है, सभी अलग ही होते हैं। क्या 14 और 24 में क्या अंतर देखते हैं आप? त्रिकोणीय जैसा ही मुकाबला है, नहीं, कोई भी चुनाव नया बच्चा है, कोई चुनाव एक जैसा नहीं होता, और 14-24 की कोई सिमिलरिटी होने का कोई प्रश्न नहीं जी। और वोटर्स चेंज हो गए, वोटर्स की संख्या बदल गई। उस समय जो है आप ये समझो कि करीबन 10-1 लाख वोट गिरा था, जी। अब जो है 16-17 लाख वोट गिरता है। ठीक है, तो सारा कुछ मतलब सिनेरियो जो है वो चेंज हो गया, और इसलिए कोई एक चुनाव दूसरे चुनाव की फोटोकॉपी नहीं होता। जी जी। तो राजेंद्र सिंह जी, बिहार से हमारी एक बात हुई, आपने बहुत अच्छी बात कही कि पॉलिटिकल लड़ाई जो है चुनाव तक ही रहनी चाहिए, मुद्दों पे रहनी चाहिए। भैया बाड़मेर जैसलमेर का डेवलपमेंट कैसे करेंगे, आपके पास क्या विजन है और इस विजन को एग्जीक्यूट करने की नीयत है या नहीं? सीधी सी बात यह है। क्यों राजेंद्र सिंह जी? बिल्कुल इतनी सी बात है कि चुनाव है किस लिए, और जनता को भी सोचना चाहिए। जनता जो है नेताओं की लफेबाजी में नहीं आकर के, देखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप दिल्ली भेज रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एकमात्र काम वहां है लॉ मेकिंग। आप अच्छा लॉ मेकर्स भेज रहे हो या नहीं भेज रहे हो, और उसके मन में किसी तरह की कास्ट क्रीड का भेद नहीं हो, आपको लगे कि ये ऑनेस्ट आदमी है, हमारे लिए पार्लियामेंट्री क्षेत्र का अच्छा प्रतिनिधि हो सकता है। ठीक है, और हम पार्टियों के जो लोग हैं, ठीक है, जो ये कन्विंस है कि भाई इस विचार के लोग ही रूल करेंगे तब जो है देश आगे जा सकता है, तो हम तो हमारी बात करेंगे। ठीक है, हरीश जी को कांग्रेस की बात करने का हक है, मुझे बीजेपी की बात करने का हक है, अन्य जो भी जितने भी फॉर्म हैं वो सब अपनी अपनी बात करेंगे। जनता उसमें से नीर छीर का विवेक करे। जी। बीजेपी मिशन 25 का कह रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं बाड़मेर में चेंज हो सकता है परिणाम इस बार, 25 वाला लोग भविष्यवक्ता हो सकते हैं, मैं तो भविष्यवक्ता हूँ नहीं। भाई जब इतना ही 25 वाला भविष्य तो आप ही बता रहे हैं कि 25 आएंगी। नहीं, 25 का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो अपना एक टारगेट सेट करती है।
जी जी जी। जब हम 25 जगहों पे चुनाव लड़ रहे हैं तो हम यूं क्यों कहेंगे कि हम जब एक सीट तो इनको दे देंगे, तो फिर चुनाव ही नहीं लड़े। अच्छा, बिल्कुल सही तो बात। टारगेट होता है, हम जनता के बीच में अपना टारगेट लेके जा रहे हैं, उसके लिए पूरी मेहनत करेंगे। उसके बावजूद भी जनता इलेक्ट करेगी नहीं करेगी वो तो उस पे है। जी हमारा टारगेट 25 जीतने का है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो राजेंद्र सिंह जी से लंबी बात हुई और हमें समय दिया, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और चुनाव को चुनाव तक चुनाव के तरीके से लड़ने दें, लोगों की बातों में बिल्कुल ना आए और आपसे सौहार्द ना बिगाड़े। हमें आपको एक साथ यहीं रहना है। धन्यवाद राजेंद्र सिंह, थैंक यू।